हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2 का डिटेल सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके टर्म 1 और टर्म 2 एग्ज़ाम्स का सिलेबस अपडेट हो चुका है। न्यू सिलेबस आ गया है। सीबीएसई बोर्ड ने आपके सिलेबस चेंज किए हैं। इस साल फिर आपके सिलेबस में कुछ टॉपिक रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो वो टॉपिक क्या रिड्यूस हुए हैं, उस टर्म 1 एग्ज़ाम्स का सिलेबस मैंने इस वीडियो के प्रीवियस वीडियो में मैंने अपडेट किया है। उसमें सारे डिटेल्स आपको बता दिए हैं कि आपके किस किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं। तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाकर एक बार टर्म 1 एग्ज़ाम्स के सिलेबस को देख लीजिएगा। आपके टर्म 1 में टोटल 8 मतलब चैप्टर्स हैं, तो आप 8 चैप्टर्स देख लीजिएगा। वो 8 चैप्टर्स क्या क्या हैं और इसमें क्या क्या टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं। ठीक है, तो इस साल फिर से आपके सिलेबस में थोड़ा चेंजेस आया है। ठीक है, तो वो आप ध्यान में रख के अभी अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए रियल नंबर्स में आपके देखिए, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, एक्सरसाइज 1.2 आपके नहीं है इस साल के सिलेबस में। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.3 ये 2 एक्सरसाइज आपके रियल नंबर्स चैप्टर से नहीं आएंगे, तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सिर्फ एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.4 ही आएंगे। ठीक है, तो मैं इसी साल के सिलेबस बेस्ड मैं आपको ये चैप्टर्स करवाऊँगी। ठीक है, तो चलिए फिर एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 में आपका टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये थ्योरम है क्या, तो इसको समझने से पहले आप कुछ टर्म समझ लीजिए कि कॉम्पोजिट नंबर क्या है। देखिए, कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर, ये दो क्या चीज़ है, इसको समझिए। प्राइम नंबर वो नंबर है जो 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है। इसके अलावा वो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वो 1 से बड़े होने चाहिए नंबर। नहीं समझ में आया तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि 1 से बड़े होने चाहिए, तो 1 से बड़े 2 से स्टार्ट कीजिए, तो 2 नंबर है जो कि 1 से डिविजिबल है और ये 2 खुद से डिविजिबल है। ठीक है, तो वैसे ही आपके 3 है। ठीक है, 1 से भी डिविजिबल है और खुद से भी डिविजिबल है। तो वैसे ही देखिए 4 1 से डिविजिबल तो है ही और खुद से भी तो डिविजिबल है, लेकिन ये 4 2 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो ये आपका 4 प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आया प्राइम नंबर क्या है? ऐसे नंबर्स जो खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल हो। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं जिसका 1 फैक्टर होगा और खुद भी उसका फैक्टर है। जैसे कि 2 इंटू 1 का भी फैक्टर है 2 और 2 खुद का भी फैक्टर है। ठीक है, तो ये आपका प्राइम नंबर है। तो बताइए फिर 3 के बाद क्या क्या प्राइम नंबर्स होंगे? 5 होंगे, 7 के बाद 11, देन 13, ठीक है, देन 17 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब एक से बड़े नंबर जो अपने और एक के अलावा किसी के भी टेबल में आते हैं। समझ में आ रहा है? अपने और एक के अलावा किसी भी टेबल में आते हैं, लेकिन एक से बड़े होने चाहिए। ये आपके हैं प्राइम नंबर्स। या फिर दूसरा अगर डेफिनेशन अगर समझेंगे तो आप ऐसे समझिए कि 1 से डिविजिबल हो और 2 से खुद से डिविजिबल हो। ठीक है, तो ये आपके क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो वैसे ही कॉम्पोजिट नंबर क्या है? देखिए, कॉम्पोजिट नंबर मतलब 1 से बड़े नंबर जो प्राइम नहीं है, वो नंबर्स हैं आपके कॉम्पोजिट नंबर। मतलब पहले तो वो प्राइम नंबर्स नहीं हैं, दूसरा वो 1 से बड़े होने चाहिए नंबर्स, माने ग्रेटर देन 1 जितने भी नंबर्स हैं उसमें से वो प्राइम नंबर्स नहीं हैं, तो वो आपके रेस्ट जितने भी नंबर्स बचे हैं वो सारे कॉम्पोजिट नंबर हैं। जैसे कि एग्जांपल 2 3 तो आपके प्राइम नंबर्स है, तो उसके बाद क्या है? 4 आपके प्राइम नंबर्स नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका 4 क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। तो वैसे ही आपका 6 है, फिर 8, देन 9, 10, देन 12, तो ये सारे क्या है? आपके कॉम्पोजिट नंबर हैं। माने ये आपके प्राइम नंबर्स नहीं है, इसलिए ये आपके कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, दोनों नंबर्स में देखिएगा 1 ना ही आपका प्राइम नंबर्स है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही बड़ा एक्सेप्शन है इसमें।
ठीक है, तो कॉम्पोजिट नंबर प्राइम नंबर क्लियर हो गया है। ठीक है, तो इन दोनों के अलावा और एक टर्म है आपका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या है? देखिए, आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे किसी भी नंबर को उसके फैक्टर के फॉर्म में लिखना। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लीजिए, 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू 2, देखिए फैक्टर के फॉर्म में लिख ही रही हूँ ना। मैंने प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रही हूँ, लिख सकते हैं। वैसे ही अगर मैं 15 को लिखना चाहूँगी तो 3 इंटू 5, ये भी फैक्टर है। 15 का ये क्या है? फैक्टर्स है 3 एंड 5। ठीक है, तो वैसे ही आपको एक बड़ा नंबर ले लीजिए, जैसे कि मैं लेती हूँ 210। तो इसका फैक्टर निकालिए, कैसे निकालेंगे? 2 से स्टार्ट कीजिए, तो 2 1 ज़ा देन 0, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, देन किससे जाएगा? लास्ट में 5 है तो मैं 5 से कर रही हूँ, तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 21 है तो 3 से कर रहे हैं, तो 3 7 ज़ा एंड देन 7 ज़ा। तो आपके नंबर 210 का फैक्टर्स क्या क्या है? 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। तो ये आपके क्या है? फैक्टर्स है। ठीक है, इसी को बोलते हैं फैक्टर्स। ठीक है, तो मतलब इस नंबर को, ये 210 को हम लोग इसको इसी के फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिख रहे हैं। मैंने इसके जितने भी फैक्टर्स आए हैं उसको उसके प्रोडक्ट्स में लिख रहे हैं, तो यही आपका है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये जो फैक्टराइजेशन हुआ है, ये 2 3 5 7 ये क्या है? ये प्राइम नंबर्स है ना। अभी तो हम लोग देखें ऐसे नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, वो नंबर होते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो देखिए प्राइम नंबर से तो बेसिकली हम लोग जो फैक्टराइजेशन करते हैं ना, वो हम लोग प्राइम नंबर्स का ही फैक्टराइजेशन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है? प्राइम फैक्टर्स है। ये प्राइम फैक्टर्स है, इसीलिए मैं इसको क्या बोल सकती हूँ? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपका ये पूरा प्रोसेस क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, तो आप किसी भी नंबर का एलसीएम निकालिए। देखिए बेसिकली हम लोग एलसीएम ही निकालते हैं, तो किसी भी नंबर्स का आप जब एलसीएम निकालेंगे ना, तो वो आपका प्राइम नंबर्स ही होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं 54 ली हूँ, आप इसका एलसीएम निकालिए या फैक्टर्स निकालिए। तो किससे स्टार्ट करते हैं? 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। देन 3 से करेंगे, 3 9 ज़ा 27, देन 3 3 ज़ा 9, देन 3 1 ज़ा। तो आपके 54 का प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए ये प्राइम नंबर्स ही है, इसलिए इससे क्या कहेंगे? प्राइम फैक्टर्स। और एक पूरा प्रोसेस को क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। यही है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर हो गया है? मतलब किसी भी नंबर्स को उसके फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखना प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। मैंने इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अभी तक हम लोग ये नहीं समझे कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है क्या। तो देखिए अब समझिए यहाँ पे क्या है ये। तो देखिए कॉम्पोजिट नंबर, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक हो। क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक हो, लेकिन ऑर्डर नहीं भी होगा, तो ठीक है, मतलब ऑर्डर को इग्नोर कीजिए। नहीं समझ में आया ना क्या मैं बोल रही हूँ? तो देखिए समझिए, एक क्लास में 100 बच्चे हैं। ठीक है, 100 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर। उन्हें ये नंबर्स दिया गया और इस नंबर्स को बोला गया कि इस नंबर का फैक्टराइजेशन कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। तो वो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या है निकाल के देखिए। 2 1 ज़ा 105, देन 3 से कर लीजिए, 3 3 ज़ा एंड 3 5 ज़ा, देन 3 नहीं 5 से, देन 5 7 ज़ा। तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या आया? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो एक स्टूडेंट इसका फैक्टराइजेशन किया तो उसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या आया? 2 इंटू 3 इंटू 5। अब दूसरे स्टूडेंट्स को दिया गया तो वो निकालेगा फैक्टराइजेशन, तो वो हो सकता वो ऐसे निकाले, उसका फैक्टर कुछ इस टाइप में आएगा। ठीक है, और किसी स्टूडेंट्स का हो सकता है ऐसे कुछ आए।
ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 100 बच्चे 100 मतलब सबका फैक्टराइज जो फैक्टर्स का ऑर्डर है ना वो सेम नहीं हो सकता है, ज़रूरी नहीं, इसलिए ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो ये है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, यूनिक होना चाहिए। अब देखिए इस जो भी है ये आपका सारे के सारे 210 का ही फैक्टर्स है, भले आप किसी भी ऑर्डर में लिखिए। ठीक है, लेकिन इसी में एक और लाइन मैं इसमें ऐड कर दूं कि आप प्राइम फैक्टर्स को क्या कीजिए, प्राइम फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, मतलब बढ़ते क्रम में लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। मतलब मैं इस स्टूडेंट्स को बोलूँगी कि आप फैक्टर्स निकाल दिए हैं तो आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो ये स्टूडेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, ये भी क्या किया 3 2 5 7 लाया, तो नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करेगा, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेगा, मतलब ऐसे 2 3 5 7। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, 100 के 100 स्टूडेंट्स जो क्लासरूम में हैं वो इसका फैक्टर्स निकाले, प्राइम फैक्टर्स उसे निकाल के असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, माने सबका फैक्टर्स क्या हो गया, यूनिक हो गया है। अब यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो यही आपका पूरा का ये जो प्रोसेस हुआ ना, कॉम्पोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल कर उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, ये पूरे प्रोसेस को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। तो आपका ये पूरा प्रोसेस जो है ना, दिस इज़ कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो आपका डेफिनेशन क्या हुआ यहाँ पर कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है। देखिए आपका बुक में यही आपका दिया हुआ है डेफिनेशन कि एनी कॉम्पोजिट नंबर, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हो, कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स ना, उसका फैक्टराइजेशन क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, और उसका फैक्टराइजेशन क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। और ये यूनिक कब होगा, जब हम लोग प्राइम फैक्टर्स को कैसे लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। ठीक है, मैंने किसी भी ऑर्डर में आया हो उसे छोड़कर आप अगर प्राइम फैक्टराइजेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे तो वो सारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, यूनिक आ जाएंगे। ठीक है, वो सारे कॉम्पोजिट नंबर के फैक्टराइजेशन क्या होंगे, यूनिक होंगे, और इसी थ्योरम को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इस एक्सरसाइज का यही आपका थ्योरम है, एक ही थ्योरम है जो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। तो आई होप आपको ये थ्योरम क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मतलब एनी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है, और ये यूनिक कैसे होगा, जितने जैसे भी फैक्टर्स आ रहे हैं उसे हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, तो वो सारे स्टूडेंट्स का आंसर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो यही है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है, तो हो गया होगा। तो चलिए फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो क्वेश्चंस में दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 140, तो इस नंबर को क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है, देखिए ये बेसिकली बोल रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, अभी तो मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता रही थी कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। कैसे निकालना है, सिंपल जैसे फैक्टर्स निकालते निकालिए, लेकिन प्राइम नंबर से निकालिए। ठीक है, यही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो स्टार्ट कीजिए, 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 7 ज़ा 0, फिर 2 3 ज़ा एंड 2 5 ज़ा। अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा नहीं, देन 5 से जाएगा, देन 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा। तो आपका 140 का फैक्टर्स क्या क्या आया है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये आपका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको आप लिखेंगे तो 2 इंटू 2 है ना, तो उसको 2 स्क्वायर करके लिख दीजिए, तो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, तो ये है आपका आंसर। तो ध्यान दीजिएगा,
आप हो सकता है कि आप इसको ऐसे भी करें। मान लीजिए आप यहाँ पे स्टार्टिंग ही 5 से कर रहे हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको बताई हूँ इस एक्सरसाइज में, जो आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है ना, तो उसके हिसाब से आपका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मतलब आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। मतलब पहले 2 देन 3 देन 5 देन 7 इस ऑर्डर में करना है, ठीक है। तो आप 5 से कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, रैंडम प्राइम नंबर से मत कीजिए, आप असेंडिंग ऑर्डर में प्राइम नंबर से फैक्टराइजेशन कीजिए। समझ में आया? तो एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही करना है। जब भी आपको एग्ज़ाम में बोल दिया जाए एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा असेंडिंग प्राइम नंबर से कीजिएगा, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए, तो बाकी क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 156। तो इसको भी फटाफट कीजिए। 156 का निकालिए फैक्टर। स्टार्ट किससे करेंगे? 2 से करिए। 2 7 ज़ा 14 एंड 2 8 ज़ा 16। फिर नेक्स्ट 2 से करिए। 2 3 ज़ा 2 9 ज़ा 18, ठीक है। देन 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, और क्या है नेक्स्ट आपका 13। 13 से जाएगा 13 1 ज़ा। तो आपका 156 का प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आया? डायरेक्ट लिखिए 2 इंटू 2, 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो ये है आपका आंसर, ठीक है। तो वैसे ही बाकी भी कर लेंगे, देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3, 3825 इसका कीजिए, साइड में कीजिए। 3825 लास्ट में देखिए 5 है, तो एक बार 3 से करके देखिए कि 3 से जा रहा है कि नहीं। 2 से तो नहीं जाएगा, लास्ट डिजिट आपका 4 6 होना चाहिए ना, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 है तो 3 से एक बार करके देखिए। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 इधर आएगा तो आपका 22, देन 3 7 ज़ा 21, ये 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। ये 3 से हो रहा है। फिर आपका देखिए 3 से जाएगा, हाँ शायद जा सकता है। देखिए 3 4 ज़ा 12, देन 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अब देखिए 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, नहीं 5 रह जा रहा है। तो 3 के बाद क्या है आपका प्राइम नंबर? 5, तो 5 से कीजिए। 5 से ऑफकोर्स जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, अगेन ये 5 से जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा, और लास्ट आपका क्या है? 17। 17 आपका प्राइम नंबर है, तो 17। तो ये है आपका 3825 का प्राइम फैक्टर्स। तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17, तो ये है आपका आंसर, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 5005। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 5 है लास्ट, तो 5 से ही स्टार्ट कीजिए, ठीक है। 5 1 ज़ा 0 0, 5 1 ज़ा। अब ये 1 0 0 1 है, ये किससे जाएगा? 5 2 3 से तो नहीं जाएगा ऑफकोर्स, तभी ना 5 से हम लोग किए। तो 5 के बाद क्या कौन सा प्राइम नंबर आता है? 7। तो 7 से करके देखिए। 7 1 ज़ा 7, तो 3 इधर आएगा 30, देन 7 4 ज़ा 28, देन 2 इधर, तो 7 3 ज़ा 21, ठीक है। ये 7 से गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट किससे करेंगे? 7 से तो जाएगा नहीं, 7 2 ज़ा 14, 3 रह जाएगा, ठीक है। तो 7 के बाद क्या आता है आपका प्राइम नंबर? 11। 11 से करके देखिए, हाँ 11 1 ज़ा 11, और 11 3 ज़ा 33, और आपका नेक्स्ट जाएगा 13 से। तो आपका इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या आया? इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये है आपका आंसर, ठीक है। क्लियर है? देखिए ये जो है ना, आप 7 से कर रहे हैं, किससे जिससे भी करेंगे तो आपको नहीं यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है, तो आप इससे डिवाइड करके देखिएगा। जैसे कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 7 इसका फैक्टर है कि नहीं, तो आप एक बार इसको डिवाइड करके देखिए। 7 1 ज़ा 7, 10 में से 7 गया 3, 0 आया। देन 7 4 ज़ा 28, तो आपका 2 बचा, और यहाँ पे रह गया 1, तो 7 3 ज़ा 21। तो इसका मतलब आपका ये 7 से जाएगा, तो आपका क्या आएगा? 143, ठीक है। आपको डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो आप ऐसे करके डिवाइड कर करके देखिएगा, ठीक है।
तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 1 का 5। हाँ, तो ये आपका 7429। इसका निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको कैसे निकालें? 2 से तो जाएगा ही नहीं, 3 से करके देखिए। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 7 ज़ा 21 और 19 हो जा रहा है। नहीं, ये तो नहीं जाएगा 3 से। 3 के बाद 5 प्राइम नंबर है, तो 5 तो जाएगा ही नहीं। 5 से तभी जाएगा जब आपका लास्ट डिजिट 0 या फिर 5 हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डिविजिबिलिटी आपका किससे किससे हो रहा है। ठीक है, 5 से तो नहीं हो रहा। 5 के बाद 7 से करके देखिए। 7 1 ज़ा 7 5 7 6 ज़ा, हाँ 7 से भी नहीं जा रहा है। तो 7 के बाद आपका 11 है, तो 11 6 ज़ा 11 से करके देखिए। 7 4 2 9, तो 11 6 ज़ा 66। ये आपका 14 में से 6 जाएगा तो आपका 8 होगा, ये 2। फिर 11 7 ज़ा 77, तो 12 में से 7 जाएगा 5, अब लास्ट में है 9, तो ये तो 11 से जाएगा नहीं, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो 11 के बाद आपका कौन सा प्राइम नंबर आ रहा है? फिर 11 के बाद आता है 13, तो एक बार 13 से देखिए। देखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि ये नंबर ही ऐसा है, तो आपको इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, 13 से करके देखिए। तो आपका 13 5 ज़ा 65, तो आपका ये 9 हुआ, ये 2 हुआ। देन 13 7 ज़ा 91, ये 1 9 है। देखिए 19 आ रहा लास्ट में, तो ये भी 13 से डिविजिबल नहीं है। ये 13 इसका फैक्टर नहीं होगा। तो आप कहाँ 13 के बाद क्या आ रहा है आपका प्राइम फैक्टर? 17। अब 17 से करके देखिए। 7 4 2 9 डिवाइड करके देखिए, तो आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो आपका ये फैक्टर होगा इसका। तो 17 4 ज़ा 68। देखिए टेबल आपको आना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 20 तक टेबल याद करके रखिए। नहीं भी याद है तो एक बार देख लीजिए। डेली 2 मिनट के लिए एक बार आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 68 माइनस कीजिए, तो 14 में से 8 गया आपका, तो ये हो गया 6 और ये हो गया, रह गया 2। देन 17 3 ज़ा 51, तो ये 1 और ये 9, तो 119 किससे जाएगा? 17 7 ज़ा से, तो आपका आएगा 119। तो आपका ये क्या है? रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब ये 17 इसका फैक्टर है। तो मतलब हम लोग 17 से इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 17 4 ज़ा 3 ज़ा 7 ज़ा, तो ये है आपका फैक्टर। क्या आया? एक फैक्टर आ गया आपका 17। तो बाकी भी करके देखिए। 437। अब ये 4 देखिए, 17 तक तो हम लोग देख लिए हैं आपका फैक्टर। ठीक है, 17 तक देख लिए हैं, मैंने 17 के पहले 13, इससे आप इसमें से फैक्टर नहीं आ रहे, तो और आप फिर से 2 3 5 7 मत देखने चाहिएगा। अब 17 से तो जाएगा नहीं, देख लीजिए आपका 17 से जा रहा है कि नहीं। 17 से जा रहा है कि नहीं एक बार चेक कर लीजिए। 17 2 ज़ा 34, तो ये आपका आएगा 1 1 7 4 3 7 है ना। तो अब इसे किससे जाएंगे? 7 से तो नहीं जाएगा, 6 से देखिए। 2 4 10, तो आपका आएगा 15। तो ये नहीं जा रहा है, 17 से नहीं जाएगा, तो 17 के बाद देखिए। 17 के बाद क्या आता है आपका प्राइम नंबर? 19। तो चेक कीजिए 19 से जा रहा है कि नहीं, डिवाइड कीजिए 19 से। 437, तो 19 2 ज़ा 38, तो आपका ये कितना होगा? ये आया 5 और ये 7, तो 19 3 ज़ा 57, तो आपका ये क्या आ रहा है? 19 फैक्टर आ रहा है, तो आपका क्या आएगा? 23। और 23 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये 23 से ही जाएगा। तो आपका क्या है आंसर? 17 इंटू 19 इंटू 23। देखिए ये ऐसा नंबर है, एग्ज़ाम में कभी कभी दे देता है, तो आपको ऐसे ही टाइम दे के करने होंगे। ठीक है, 17 इंटू 19 इंटू 23, ये है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, हो सकता है कि आपको एक नंबर पूछेगा और आपको ऐसा दे देगा 19 इंटू 20
29 इंटू 31 ऐसे दे देगा प्राइम नंबर्स। तो आपको निकालने होंगे, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है तो करने होंगे, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और टेबल थोड़ा ध्यान में रखिए एटलीस्ट 20 तक, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका 5 क्वेश्चन नंबर 1 का 5। तो टोटल 5 क्वेश्चन से वो हो गए हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। पहले तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। ठीक है, ये दो नंबर्स दिया है और उसके बाद वेरीफाई करना है, चेक करना है कि एलसीएम एचसीएफ जो आप निकाले हैं उसका प्रोडक्ट इस दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो पहले एलसीएम निकालिए। तो निकालिए एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए दोनों नंबर का फैक्टर्स अलग अलग निकालिए। तो इसका क्या होगा, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा देन 13 1 ज़ा। ठीक है, वैसे ही 91 का निकालिए। तो 91 ना 2 से तो जाएगा नहीं, लास्ट में 1 है। 3 3 ज़ा 9, 3 1 रह जा रहा है, 3 से भी नहीं जाएगा। 3 के बाद 5 से तो जाएगा ही नहीं क्योंकि लास्ट में 1 है। ठीक है, 5 के बाद क्या है आपका प्राइम नंबर 7। 7 से देखिए, 7 1 ज़ा 7 दैन 7 3 ज़ा 21, तो 7 से जा रहा है। देन 13 13 1 ज़ा 13। ठीक है, तो आपका ये एलसीएम क्या होगा। अब इसमें से देखिए 26 का फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, 2 13 और 91 का प्राइम फैक्टर्स क्या आया, 7 एंड 13। तो आपका इसमें से एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। तो आपका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या है, देखिए एचसीएफ आपका है प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन सा है, ये वाला है कॉमन फैक्टर्स, ये 13, ये आपका क्या है कॉमन फैक्टर्स। तो इसका लीस्ट पावर, देखिए दोनों का पावर तो 1 है, तो अभी फ़िलहाल तो 1 है, तो ये मतलब आपका एचसीएफ क्या होगा 13। मतलब एचसीएफ का डेफिनेशन है आपका प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर का लीस्ट पावर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये 13 का स्क्वायर है। ठीक है, तो एचसीएफ का डेफिनेशन क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या है, यही 13 और 13 दोनों में है, लेकिन दोनों में से जिसका लीस्ट पावर है उसको लेना है। तो ये तो 13 का स्क्वायर है, या ये 13 का पावर 1 है यहाँ पर, तो आपको ये वाला 13 का पावर 1 लेना है, मैंने लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर को लेना है। ठीक है, तो यही है आपका एचसीएफ। ठीक है, तो आपका एचसीएफ क्या आ गया 13। तो वैसे ही बताइए एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम है आपका प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। मतलब आपका एलसीएम का मैं डेफिनेशन यहाँ लिख दे रही, एलसीएम आपका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट या फिर ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, विथ नहीं, हाँ लिख सकते हैं विथ रिमेनिंग अनकॉमन फैक्टर्स। थोड़ा से ध्यान से लिखिएगा, मेरा राइटिंग थोड़ा यहाँ पे ख़राब दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन एक बार से आप रिपीट करके थोड़ा बढ़ा के देख लीजिएगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स विथ रिमेनिंग अनकॉमन फैक्टर्स। ठीक है, मतलब आपका जो एलसीएम होगा हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर तो होगा ही। तो हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में कॉमन है 13, तो 13 में सबसे हाईएस्ट पावर किसका है, इसका है। सॉरी, ये तो मैं जस्ट आपको समझा रही थी, 2 नहीं है, अभी 13 ही है। तो इन दोनों का तो पावर सेम ही है, तो 13 ही होगा। ठीक है, और बाकी जो रेस्ट आपका अनकॉमन जो फैक्टर्स रह गया है वो भी होगा। तो ये है आपका डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर विथ रिमेनिंग अनकॉमन फैक्टर्स।
ठीक है, तो ये है आपका एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम आ गया है, निकाल लिया है, फर्स्ट पार्ट तो हो गया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो देखिए ये आपका एलएचएस है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। तो एक बार आप लेफ्ट हैंड साइड निकालिए और एक बार आप राइट हैंड साइड निकालिए और निकाल के देखिए कि दोनों सेम है कि नहीं। ऑफकोर्स सेम ही आएगा। ठीक है, मतलब प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो करिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो निकालिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना आया था, 13 इंटू 2 इंटू 7, 13 इंटू 2 इंटू 7, और आपका एचसीएफ कितना आया है 13। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 13 इंटू 13 तो आपका 169 होता है और 7 2 ज़ा 14। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए इसे मल्टीप्लाई कीजिए। मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दे रही हूँ आंसर, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो आप कर ही सकते हैं। तो 169 इंटू 14 कितना होता है, 2366। तो ये आपका आ गया एलसीएम। वैसे ही आरएचएस निकालिए, मैंने लेफ्ट हैंड साइड आ गया, अब आप राइट हैंड साइड का निकालिए वैल्यू। राइट हैंड साइड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, मतलब 26 इंटू 91, 26 इंटू 91। इसे भी कीजिए तो आपका ये आना चाहिए, तो ऑफकोर्स आएगा ही, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका देखिए दोनों सेम आया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन यहाँ तक है। पहले आपको क्या करने हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई करना है। ठीक है, क्लियर है। तो बाकी दो क्वेश्चन को भी ऐसे ही कर लेते हैं फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, 510 एंड 92। इसका निकालिए पहले एलसीएम एंड देन एचसीएफ। तो कैसे निकालेंगे, वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो लिखिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट, निकालिए 510 का एलसीएम निकालिए। तो स्टार्ट करेंगे 2 से, तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब किससे जाएगा, 3 से करिए, 3 से जा रहा है, 3 8 ज़ा 24 एंड 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट 3 से जाएगा नहीं, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है आपका 5, तो देन 5 1 ज़ा 5 एंड 5 7 ज़ा 15, और ये आपका 17 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 17 टाइम। तो आपका 510 का प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, तो वैसे ही 92 का निकालिए। तो 92 का स्टार्ट कर 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, और 23 क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये 23 से ही जाएगा। तो आपका 92 का प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 23। तो आप हो गया, दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स निकल गया है। अब क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या है आपका, कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर लेकिन लीस्ट पावर होना चाहिए, मैंने प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, यही है ना डेफिनेशन एचसीएफ का, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर आपका ये है, तो ये तो है इसका लीस्ट पावर, दोनों का तो पावर सेम है तो 1 ही होगा। तो आपका एचसीएफ क्या आ गया इसका, 2। वैसे ही एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम क्या है, एलसीएम आपका प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, विथ ऑल रिमेनिंग फैक्टर्स। ठीक है, हाईएस्ट पावर लेना है, तो देखिए कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर तो नहीं है यहाँ, दोनों का पावर सेम है, तो 2 तो रहेगा ही, और बाकी जो रिमेनिंग बच गया वो भी लेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट मिस हो रहा है, मैं आपको यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिख के बता देती हूँ, रुकिए 1 मिनट। ये मैं ऐसे नहीं, ये 2 है ना, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये जो 2 इंटू 2 है मैं इसको लिख रही हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब ठीक है, इसी को 2 इंटू 2 है ना, तो मैं 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो 2 स्क्वायर इंटू 23। तो अब देखिए ये 2 और ये 2 स्क्वायर
कॉमन फैक्टर है, तो HCF आपका क्या डेफिनेशन है, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स में से आपका जिस फैक्टर का माने दोनों में से जिसका पावर कम है उसको लेंगे। तो ये 2 का पावर 1 है, ये 2 का पावर 2 है, तो इसको लेंगे 2 का पावर 1। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। और एलसीएम क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर है 2, ये भी है 2, ये भी है, लेकिन दोनों में से हाईएस्ट पावर किसका है, इसका है, तो 2 का स्क्वायर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग जो आपका फैक्टर्स है उसे लेंगे। तो रिमेनिंग क्या है, 3, 5, 17 और 23। लिखिए 3, 5 इंटू 17 इंटू 23। तो ये है आपका एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 इंटू 17 इंटू 23। इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कुछ ऐसा आएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ, ठीक है, वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका देखिएगा आंसर यही आएगा। मल्टीप्लाई कीजिएगा, इन दोनों को पहले कर दीजिएगा, उसके बाद 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आपका ये आंसर आएगा एलसीएम। एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, वेरीफाई करना है ना। वेरीफाई एलसीएम एंड एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो करिए वेरीफाई। तो चलिए नेक्स्ट वेरीफाई करना है ना। नाउ एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ क्या आया था, देखिए एचसीएफ मेरा आया है 2 और एलसीएम क्या आया है 2 3 4 6 0। 2 इंटू 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो ये आपका आया एचसीएफ एंड एलसीएम। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए, ठीक है। आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेके भी कर सकते हैं, या इक्वेशन 1 2 दे के भी लिख सकते हैं। अब क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो करिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो आपका 2 नंबर्स क्या क्या थे, 410 एंड 92। तो आपका 510 इंटू 92, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिएगा आपका यही आएगा 46920। चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 2 दीजिए। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिला, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यही तो वेरीफाई करना है, 2 नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हेंस वेरीफाई, ठीक है, क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट है आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, 2 का 3, 336 एंड 54। अब इसका निकालिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 336 का प्राइम फैक्टर्स निकालिए। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा। अब किससे जाएगा, 3 से, 3 7 ज़ा, और 7 आपका है ही प्राइम नंबर, ठीक है। वैसे ही 54 का निकालिए। तो 54 का करिए, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 24, फिर 3 से जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा। तो आपका 336 का प्राइम फैक्टर क्या क्या है, देखिए 2 यहाँ पे कितना टाइम्स है, 1 2 3 4, तो इसको मैं डायरेक्ट लिखूँगी 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। वैसे ही 54 का फैक्टराइजेशन क्या आया है, 2 इंटू, देखिए 3 यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो 3 का पावर 3, ठीक है। तो ये है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब HCF निकालिए। HCF प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। पहले तो कॉमन फैक्टर्स क्या है, देखिए ये भी यहाँ, देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है, तो ये आपका एक तो 2 है और एक क्या है, इनटू में लिखिए 3 है, लेकिन दोनों में लेकिन लीस्ट पावर लेना है। तो लीस्ट पावर ऑफ दिस कॉमन फैक्टर्स, ये 2 में आपका लीस्ट पावर क्या है, इसका तो पावर 4 है, ये इसका पावर 1 है, तो ये कम है, तो आपका पावर 1 लेना है, ठीक है। इन दोनों में लीस्ट पावर किसका है, इसका है, तो 3 का पावर 1। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 3 ज़ा 6। HCF आपका कितना आया, 6, ठीक है। वैसे ही LCM निकालिए। तो LCM आपका प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मैंने हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर है विथ ऑल रिमेनिंग फैक्टर्स।
तो ये तो कॉमन फैक्टर है ही, इन दोनों में हाईएस्ट पावर किसका है, इसका है, तो आपको 2 का पावर 4 लेना है। सिमिलरली 3 में आपका पावर हाईएस्ट 3 का पावर 3 है, ये लेना है, और रिमेनिंग क्या बच गया आपका 7। तो ये रहा आपका एलसीएम। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 3 3 9, 9 3 27 इंटू 7। इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर कुछ ये आना चाहिए, 3024। ठीक है, 3024 ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, देखिएगा आपका 3024 आएगा। ठीक है, तो अब निकालिए एलसीएम, सॉरी एलसीएम तो निकालिए ना, अब इसको वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई कैसे करना है, सेम एलसीएम इंटू एचसीएफ करिए, निकालिए दोनों को, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम क्या आया था आपका 3024 और एचसीएफ है आपका 6, तो 3024 इन मल्टीप्लाई विथ 6, तो आपका कितना आएगा, 3 4 24, 3 2 12 यानी 14 एंड 6 3 18, तो 18144 ये आया आपका एलसीएम। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब निकालिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या था आपका नंबर, एक था आपका 336 और एक है 54। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपको यही आएगा 18144। तो फ्रॉम 1 and 2 we get LCM into HCF is equals to product of two numbers। ठीक है, hence verified। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब तक हम लोग जो कर रहे थे ना, यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे थे, ये बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है, तो सेम आपको यही करना है। एलसीएम और एचसीएफ ऐसे ही आपको निकालने हैं। ठीक है, कुछ नया नहीं है। तो निकालिए, 3 यहाँ पे इंटीजर्स दिए हैं ना, तो तीनों का अलग अलग फैक्टर्स निकालिए। 12 का फैक्टर्स क्या होगा, 2 6 12, 2 3 और 3 1। वैसे ही 15 का निकालिए, 3 से जाएगा, हाँ 3 5 देन 5 1 एंड 21। 3 से जाएगा, 3 7 देन 7 1। तो आपका 12 का प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको मैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख देती हूँ। ठीक है, 15 का फैक्टर्स क्या आया है, 3 इंटू 5, और आपका 21 का फैक्टर्स क्या है, 3 इंटू 7। देखिए यहाँ भी आपका 3 नंबर्स है ना, तीनों इंटीजर से आपको कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो आपका एचसीएफ क्या होगा, 3 होगा। और तीनों का लीस्ट पावर देखना है, तो लेकिन तीनों का पावर 1 है, तो इसलिए आपका आंसर एचसीएफ होगा 3। ठीक है, अब निकालिए एलसीएम। कॉमन फैक्टर्स तो है ही 3 इंटू, अब बाकी जो रेस्ट है रह गया वो भी है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो ये है आपका एलसीएम। 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60 एंड 60 इंटू 7 420। तो ये आपका आ गया एलसीएम। ठीक है, तो वैसे ही बाकी नंबर्स का बाकी भी क्वेश्चंस करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 17, 23 एंड 29। निकालिए, इसको तो आप देख के ही बोल सकते हैं। 17 का फैक्टर्स क्या होगा, लिख के करिएगा, हाँ, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो आपका 17 का फैक्टर्स प्राइम फैक्टर क्या होगा, 17 इंटू 1, क्योंकि 17 तो आपका प्राइम नंबर है। वैसे ही 23 का भी आपका क्या होगा, 23 इंटू 1। वैसे ही सिमिलरली 29 का करेंगे तो 29 भी आपका क्या है, प्राइम नंबर से, तो 29 इंटू 1। तो आपका एचसीएफ क्या आएगा, कॉमन तो कुछ नहीं है, 1 ही है, तो आपका एचसीएफ होगा 1। और एलसीएम क्या होगा, 1 तो है ही, बाकी सारे नंबर 17 इंटू 23 इंटू 29। तो ये है आपके आंसर। तो इसको मल्टीप्लाई करने से आपका देखिएगा
11,339 आएगा। चेक कर लीजिएगा, आपको यही आएगा। तो HCF है आपका 1 और LCM में आपका आया 11,339। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, मतलब 3 का 3 क्या है आपका, 8, 9 एंड 25। निकालिए, फटाफट निकालिए। आप पॉज करके ना वीडियो को देख सुनिए। आप यहाँ पे पॉज करके ये वाला क्वेश्चन खुद से करिए। ठीक है, करने के बाद फिर आप चेक कीजिए कि आपका सॉल्यूशन सही है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 9 का निकालिए। 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा। अब 25 का करिए तो 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा। तो आपका 8 का क्या क्या प्राइम नंबर से आपका 2 इंटू 2 मैं 2 का क्यूब लिख दे रही हूँ डायरेक्ट। ठीक है, वैसे ही आपका 9 का क्या है, 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 यहाँ पे 2 है। और 25 क्या है आपका, 5 का स्क्वायर। कुछ नहीं है, मतलब बगल में 1 लिख दीजिए इंटू में। ठीक है, तो आपका HCF क्या होगा, तो देखिए कोई भी कॉमन नहीं है, कॉमन दिख रहा है आपका 1 है तो 1 होगा आपका। एंड LCM 1 तो है ही, बाकी रेस्ट जो बच गया आपका वो है, मतलब 2 का क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिएगा आपका 1800 को जाएगा। तो ये है आपका LCM। ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, आपको 1800 ही आएगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF ऑफ दिस टू नंबर्स इज इक्वल्स टू 9, फाइंड LCM ऑफ दिस टू नंबर्स। ठीक है, 2 नंबर्स दे दिया है और उसका HCF दे दिया है, आपको LCM निकालना है। देखिए अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, प्रूफ कर रहे थे ना, वेरीफाई कर रहे थे। HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यही आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो यही आपको मेथड, यही आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए HCF, किसका HCF ऑफ दिस 2 नंबर 306 इंटू 657 इंटू LCM ऑफ सेम यही 2 नंबर का LCM निकालना है 657 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो ध्यान से देखिए HCF दे दिया है आपका, गिवन क्या है, HCF ऑफ दिस 2 नंबर्स दे दिया है 9, तो आप यहाँ पे 9 लिखिएगा। ठीक है, LCM तो मुझे निकालने हैं इन 2 नंबर्स के, क्लियर है। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, कौन से 2 नंबर्स, यही जिसका हम लोग HCF और LCM निकाल रहे हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर 306 एंड 657, तो आपका LCM क्या आएगा, 657 इक्वल्स टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, तो ये है आपका LCM आएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसको कैंसिल कीजिए, 9 का टेबल से जा रहा है, देखिए 9 1 ज़ा, ये आपका जाएगा 9 7 ज़ा 63, और यहाँ से 2 जाएगा 27, तो 9 3 ज़ा 27, तो आपका 306 इंटू 73 आया। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 22338 आएगा। तो ये है आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सॉरी 6 टू दी पावर n होगा, यहाँ पे पावर होगा, वही n यहाँ पे क्या है। चेक वेदर 6 टू दी पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। मतलब ये आपका 6 टू दी पावर n है ना, अगर आप n कुछ भी लेंगे, कोई भी वैल्यू लीजिए, n 1 2 3 लेने से आपका ये जो है ना 6 का पावर जो भी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये एंड होगा 0 से। मतलब जैसे कि 10 या 200 या 550, लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, तो ये 0 से एंड होना चाहिए। ये प्रूफ करना, मतलब ये चेक करना है ये होगा कि नहीं। तो देखिए मैं आपको एक सिंपल सा चीज़ बता देती हूँ। अगर आपको फर्स्ट एंड डिजिट 0 लाना है ना, फर्स्ट एंड डिजिट क्या करना है, 0 करना है, तब आपको 2 इंटू 5 का प्रोडक्ट होना चाहिए, 2 और 5 का प्रोडक्ट होना चाहिए। देखिए 2 5 का क्या आएगा 10,
ये एक मतलब आपका एक एंड डिजिट ज़ीरो लाना है। तो मान लीजिए आपको टू एंड डिजिट आपको ज़ीरो लाना है। दो एंड डिजिट जो होगा ना, दो तो आपको ज़ीरो लाना है। तब आप उसके लिए क्या करेंगे, दो ज़ीरो लाना है। समझ में आ रहा है, दो ज़ीरो लाना है। तब आप क्या करेंगे, 2 × 5 अगेन 2 × 5, दो बार क्या करना होगा, 2 × 5 करने होंगे। एक ये पेयर एक ये पेयर करने से आपका लास्ट का जो दो डिजिट होगा ना, वो आपका 2 ज़ीरो होगा। ठीक है, जैसे कि आपका मान लीजिए 200 का लास्ट क्या है, दो डिजिट आपका ज़ीरो है। तो बेसिकली ये आपका जो दो डिजिट ज़ीरो आ रहा है ना, वो 2 × 5 × 2 × 5 इसके वजह से आ रहा है। खुद करके देखिए ना, 2 × 5 क्या है, 10 है, और ये भी क्या है, 2 × 5 10 है। तो कितना हो गया, 100। टू डिजिट आपका ज़ीरो हो गया है। ठीक है, तो वैसे ही आपको मान लीजिए आपका लास्ट का 3 एंड डिजिट क्या चाहिए, ज़ीरो चाहिए। 3 एंड डिजिट ज़ीरो चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, 2 × 5 अगेन 2 × 5 एंड 2 × 5, मतलब 2 × 5 आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो आपका लास्ट 3 डिजिट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। और सामने जो भी नंबर है, जैसे कि मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 7000 लिख रही हूँ, तो लास्ट 3 डिजिट ज़ीरो है। तो ये कैसे हो रहा है, 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5, 3 टाइम्स 2 × 5 करने से तभी मेरा 3 डिजिट ज़ीरो आ रहा है। मतलब बेसिकली आपको जितना भी एन डिजिट ज़ीरो चाहिए ना, आप उतना टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए 2 × 5 करके। आपको एक ज़ीरो चाहिए, लास्ट में आपको एक ज़ीरो चाहिए, एक एंड डिजिट आपका ज़ीरो सिर्फ एक चाहिए, तब आप 2 × 5 कीजिए। मतलब बेसिकली आपको 2 × 5 होना चाहिए अगर आपको एंड डिजिट ज़ीरो करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। यहाँ पे वही बोल रहा है कि आपको चेक करके बताना है कि 6n जो है ना, मान लीजिए 6n मतलब n2 भी हो सकता है, 3 4 कुछ भी लीजिए, वो मल्टीप्लाई करने के बाद n जो डिजिट होगा इसका ज़ीरो होना चाहिए, चाहे वो कोई भी नेचुरल नंबर हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। 1 2 3 4 अप टू कितना भी नंबर्स हो, मतलब n का पावर अगर मैं 100 भी करती हूँ ना, 6 का पावर 100 आप कैलकुलेटर में निकालिएगा, तब भी इसका लास्ट n डिजिट क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए क्या प्रूफ करेंगे। कॉन्सेप्ट तो क्लियर, मतलब ये आपका क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना। यहाँ पे करना क्या है, n डिजिट ज़ीरो प्रूफ करना है कोई भी नेचुरल नंबर पुट करने से। ठीक है, तो एक काम करिए, 6 का प्राइम फैक्टर्स निकालिए। तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 × 3 का होल पावर n लिख सकते हैं ना। तो ध्यान से देखिए, ये n डिजिट ज़ीरो तभी होगा जब आपका 2 × 5 होगा। तो यहाँ पे 2 तो है लेकिन 3 है, 5 नहीं है। तो इसका मतलब ये कभी भी आपका, इसका मतलब n नेचुरल नंबर कुछ भी नंबर लीजिए, आप n1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 1000 लीजिए, कैसा भी आप n नंबर्स लीजिए, लेकिन ये आपका कभी भी एंड इसका ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इसको थोड़ा सा लिख लेना चाहिए। इसको लिख के करने से आपको सही रहेगा। मतलब आप लिख लीजिए यहाँ पर कि लिख के कीजिएगा। हाँ, जैसे कि ऐसे लिखिएगा, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 क्या होता है, 2 × 3, यही है ना प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए 5 नहीं है, 5 मिसिंग है। तो यहाँ पे लिखिए सिंस 5 इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, प्राइम 5 नहीं है 6 का प्राइम फैक्टर। तो देयरफॉर 6n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट ज़ीरो, हेंस प्रूव्ड। बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो आपको ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो आपको कॉम्पोजिट नंबर क्या आपको पता होगा, मैं स्टार्टिंग में आपको बताई थी कॉम्पोजिट नंबर क्या है, वो नंबर जो एक से बड़े हो और प्राइम नंबर नहीं हो। मतलब प्राइम नंबर को छोड़कर सारे नंबर्स क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स, 1 को भी छोड़कर। ठीक है, जैसे कि आपका 4 6 देन 8 9 10, ये सब क्या है आपके कॉम्पोजिट नंबर्स है। ये 1 से बड़े हैं और इसमें कोई प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर को छोड़ के सारे नंबर्स क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है,
और एक क्या डेफिनेशन हो सकता है, अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाई, मतलब दैट इज डिविजिबल बाई एनी नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, मतलब अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाई एनी नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। जैसे कि 4 का फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2। तो देखिए ये 2 इंटू 2 है ना, इसमें आपका 1 नहीं है और 4 नहीं है, मतलब इसके फैक्टर में 1 नहीं आना चाहिए और ये खुद नहीं आने चाहिए। तो ये आपका क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, जैसे कि आप ले लीजिए 15 का फैक्टर क्या है, 3 एंड 5। तो इसमें देखिए 1 तो नहीं आ रहे आएंगे, और साथ में देखिए 15 भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, 1 एंड 15 दोनों ही नहीं आ रहे हैं, तो आपके क्या है, ये भी कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, जैसे कि आप 3 का फैक्टर निकालिए, 3 इंटू 1। तो देखिए इसमें 1 तो है ही, और ये 3, ये जो नंबर है ये खुद का फैक्टर में ये आ रहा है। ठीक है, मतलब ये खुद का फैक्टर में आ रहा है, तो ये आपका क्या है, ये आपका कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, तब ये आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है, प्राइम नंबर का डेफिनेशन का जस्ट ऑपोजिट है आपका कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर है जो 1, जिसका फैक्टर में 1 और वो खुद हो, या फिर ये 1 से और खुद से डिविजिबल हो। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट आपका कॉम्पोजिट नंबर में क्या है, ये खुद से और 1 से डिविजिबल नहीं होके बाकी किसी भी नंबर से डिविजिबल हो। क्लियर है प्राइम कॉम्पोजिट नंबर। तो यही आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये दोनों नंबर्स में आपका कॉम्पोजिट नंबर है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए, देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसको आप निकालिए, प्रूफ कीजिए कॉम्पोजिट नंबर। तो 7 इंटू 11 प्लस 13, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए इंटू करना है कि प्लस करना है पहले, तो ये आप ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़े होंगे बॉडमस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बॉडमस आप पढ़े होंगे, डिवीज़न आता है, फिर पहले डिवीज़न डिवाइड करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे, देन एडिशन करेंगे, देन सब्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ऑफ है जो आपका मल्टीप्लाई होता है, तो इस ऑर्डर में आपको करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई और एडिशन है, तो दोनों में सबसे पहले मल्टीप्लाई आता है, तो पहले क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, फिर उसके बाद एडिशन करेंगे। ये नहीं कि पहले ही आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, बॉडमस को ध्यान में रख के कीजिएगा सिंप्लीफिकेशन। तो पहले क्या करने होंगे, मल्टीप्लाई करने होंगे, तो कीजिए 7 इंटू 11 इंटू 13। तो 7 इंटू 11 कितना आता है, हो है आपका 77 इंटू 13 प्लस 13। मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका देखिएगा 1001 आएगा एंड प्लस 13, तो आपका ये कितना आ गया, 1014। तो इसका आपका सिंप्लीफिकेशन है 1014। इसका फैक्टर निकालिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो 2 से पहले जाएगा, 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 5 ज़ा 10 एंड 0 2 7 ज़ा 14। अब किससे जाएगा, 7 है ना लास्ट में, 3 से देखिए 3 से जाता है कि नहीं, 3 1 ज़ा 3, ये 0 है, 3 6 ज़ा 18 एंड 2 गया, तो 3 9 ज़ा 17। तो आपका 169 13 का स्क्वायर होता है, तो आपका 13 से जाएगा। तो आपका ये है फैक्टर्स, मतलब 1014 का प्राइम फैक्टर्स आया 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। ध्यान से देखिए, अब भी मैं आपको बताई थी ये कॉम्पोजिट नंबर का डेफिनेशन में कि इसके फैक्टर में, इस नंबर के फैक्टर में ये खुद नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, ये खुद कहीं भी नहीं है, 1014 यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका मतलब ये आपका क्या है, ये कॉम्पोजिट नंबर है। 1 और 1 ये खुद नहीं होना चाहिए इसके खुद के फैक्टर्स में। ठीक है, तो देखिए इसका प्राइम फैक्टर में ये खुद नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका कॉम्पोजिट नंबर है। क्लियर है। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर्स अदर देन 1 इन इटसेल्फ। कुछ नंबर का प्रोडक्ट है लेकिन 1 और ये खुद नहीं है, तो ये आपका ये कॉम्पोजिट नंबर है। मैं इसलिए 3 बार रिपीट की हूँ, ध्यान दीजिएगा इसे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन ही यही है, फाइनली इसका डेफिनेशन यही होता है आपको कॉम्पोजिट नंबर का, दोज नंबर विच कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, किसी भी नंबर का मतलब कोई भी नंबर आपको दे के पूछेगा कि कॉम्पोजिट नंबर है कि नहीं, सिंपल उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और उसका फैक्टर्स में देखिए वो खुद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर है।
तो ये आपका प्रूव हो गया है, तो इसको थोड़ा लिख के कीजिएगा। तो लास्ट में बस यही आपका फैक्टर्स निकाल के लास्ट में लिख दीजिएगा। हैंस 7 इंटू ये तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, या फिर और में लिखिए 1014 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, देयरफॉर वी कैन, अगर दिखाना होगा तो बिकॉज वी कैन शो 1014 as a product of 2, 3, 13 and 13 नंबर्स। ठीक है, हम लोग यही तो शो किया है, इसीलिए ये क्या है आपका कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, क्लियर है। वैसे ही इस नंबर्स को भी प्रूफ करिए ये आपको कॉम्पोजिट नंबर है कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं क्या है आपका नंबर। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, यही नंबर है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो ध्यान से इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो 5040 देखिएगा आएगा, तो आपका ये आया 5045। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, बस ये खुद नहीं आना चाहिए। तो लास्ट में 5 है, मैं डायरेक्ट 5 से करती हूँ। 5 1 एंड 5 9। ठीक है, और जाएगा आपका 9 है, 3 से करके देखिए। 3 से तो लग नहीं रहा है जाएगा। 3 3 9, 3 3 9, नहीं ये 3 से नहीं जाएगा। देन आप 7 कीजिए, 7 से करके देखिए। 7 1 7, 2 किया, 7 2 14, तो 14 69, नहीं 7 से भी नहीं जा रहा है। 7 के बाद आपका क्या आता है 11, तो 11 से करके देखिए। प्राइम नंबर्स हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो 11 9 99, 11 से भी आपका जा नहीं रहा है। तो देखिए ज़रूरी नहीं है आपको पूरा करना है। देखिए एक नंबर आपका आ ही गया है 5, मतलब ये 5 से डिविजिबल है ही, तो आपको और आगे करके दिखाने का ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि क्लियरली 5045 इज़ divisible by 5 and which is other than 1 and itself। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। देखिए एक नंबर तो आ ही गया है ना, मतलब इसके फैक्टर्स में 5 तो आ ही गया है। कोई भी नंबर हो, मैं पूरा तो नहीं निकाल रही हूँ फैक्टराइजेशन, लेकिन 5 तो आ ही गया है ना। 5 मल्टीपल ऑफ दिस है, ये खुद नहीं है लेकिन ये नंबर्स हैं। समझ में आ रहा है मैंने इसका फैक्टर्स क्या हो सकता है। अगर मैं और नहीं निकालूं तो 5 इंटू 1009 होगा। तो इसमें देखिए ये खुद नहीं है, ठीक है, 1 नहीं है और ये खुद भी नहीं है खुद के फैक्टर्स में। तो इसका मतलब ये क्या है आपका कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, या फिर देख लीजिए जो नंबर ये आपके नंबर प्राइम नंबर दिख रहे हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है, जो 1 से और खुद से डिविजिबल हो। ये देखिए 1 से है, खुद से तो है होगा ही, लेकिन ये देखिए 5 से भी डिविजिबल हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, तो प्राइम नंबर है ही नहीं। और जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो नंबर क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ 5045 और ये जो आपका नंबर है इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। डायरेक्ट लिख दीजिए, इसमें ऐसे ही लिख दीजिए, एग्ज़ाम में आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया कॉम्पोजिट नंबर क्या है। दो चीज़ को ध्यान दीजिएगा। कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसका फैक्टर में वो खुद नहीं आता है, खुद नहीं आएगा, तो वो आपके कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, और प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद के फैक्टर में खुद ही आता है 1 के अलावा, 1 और वो खुद। जैसे कि 17 ले लीजिए, 17 का फैक्टर निकालेंगे तो आपको 17 इंटू 1 ही मिलेगा। तो 17 ये तो खुद भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, तो ये आपका प्राइम नंबर है। कोई भी नंबर लीजिए, 23 मैंने प्राइम नंबर, देखिए वो खुद आएगा और 1 आएगा, तो ये आपके हैं प्राइम नंबर। और कॉम्पोजिट नंबर क्या है, खुद नहीं आने चाहिए। देखिए खुद को आना ही नहीं है, बाकी किसी भी नंबर्स का फैक्टर्स हो लेकिन खुद नहीं आना चाहिए, तो आपका कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कॉम्पोजिट नंबर प्राइम नंबर। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड
ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सानिया, मान लीजिए सानिया यहाँ से स्टार्ट की चलना, तो इसको एक राउंड मारने में 18 मिनट लग रहा है। मतलब सोनिया को 18 मिनट्स लग रहा है पर राउंड, ठीक है, एक राउंड कंप्लीट करने में। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और रवि भी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, मैं इसको क्रॉस से डिनोट कर रही हूँ। रवि भी स्टार्ट कर रहा है यहाँ से, और इसको कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। मतलब रवि टेक्स 12 मिनट्स पर राउंड, ठीक है। मतलब रवि फास्ट मूव कर रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मान लीजिए कि ये दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट किया चलना, सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में मान लीजिए ये लोग चलना स्टार्ट किया, तो आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने टाइम के बाद ये लोग फिर एक साथ मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। क्वेश्चन समझ में आया ना? तो देखिए, मतलब सोनिया और रवि दोनों स्टार्ट किया, एक साथ स्टार्ट किया, लेकिन दोबारा ये लोग कब मिलेंगे इसी पॉइंट में एक साथ, ये आपको निकालने हैं। तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, ये 1 मिनट का मतलब प्रॉब्लम है, अब भी करने से बन जाएगा, लेकिन आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए, ये यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। तो आप लेट कर लीजिए, क्या लेट करना है, लेट कर लीजिए कि रवि मीट्स सोनिया, रवि सोनिया को मिल रहा है आफ्टर वाई मिनट, हाँ नहीं, आफ्टर वाई राउंड। मान लीजिए वो वाई राउंड घूमने के बाद सोनिया से मिला, ठीक है। तो रवि टेकन, मतलब सॉरी, टाइम टेकन बाय रवि। तो रवि, कितना टाइम लगा रवि को एक राउंड मारने में 12 मिनट लग रहे थे, तो वाई राउंड मारने में उसको कितने मिनट लगेंगे, 12 इंटू वाई ना। समझ में आ रहा ना? मान लीजिए वाई की जगह मैं बोलती हूँ 2 राउंड मारा, एक राउंड मारने में रवि को 12 मिनट लगता है, तो 2 राउंड मारने में कितना लगेगा, 2 इंटू 12, 24 मिनट। तो वही यहाँ पर वाई राउंड है, तो वाई राउंड मारने में रवि को कितना टाइम लगेगा, 12 वाई मिनट्स लगेगा। ये आपका मिनट्स में है, ठीक है। तो वैसे ही आप लेट कीजिए कि सोनिया रवि को मीट कर रही है आफ्टर एक्स राउंड। करिए, लेट सोनिया मीट रवि आफ्टर वाई मिनट्स, सॉरी आफ्टर एक्स मिनट्स, वाई में लेट कर ली थी, आफ्टर एक्स मिनट्स, देन टाइम एक्स राउंड, देन टाइम टेकन बाय सोनिया। तो सोनिया को टाइम कितना लगेगा एक्स राउंड पूरा करने में, 18 इंटू एक्स, इतना मिनट्स लगेगा उसको, ठीक है। ध्यान से समझिए, सोनिया को कितना टाइम लगा एक पूरा एक्स राउंड मारने में, 12 एक्स मिनट्स, और रवि को कितना टाइम लगा, सॉरी सोनिया को 18 एक्स लगा, रवि को 12 वाई मिनट्स लगा, ठीक है। तो देखिए, मतलब ये इतना मिनट्स बाद रवि से मिल रहा और रवि इतना मिनट्स बाद सोनिया से मिल रहा है, माने बेसिकली दोनों का टाइम क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, दोनों एक दूसरे को मिल रहा है। जितना मिनट में ये सोनिया रवि से मिल रहा है, उतना ही मिनट बाद ये इससे मिलेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, आपका यहाँ पे जो नंबर आएगा ना, वो 12 का मल्टीपल होना चाहिए, और किसका मल्टीपल होना चाहिए, 8 का मल्टीपल होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? देखिए, सोनिया को 18x मिनट लगा रवि को मीट करने में, और रवि को 12 वाई मिनट्स लगा सोनिया से मीट करने में,
ठीक है, तो बेसिकली दोनों को टाइम तो सेम ही लग रहा है ना, सेम टाइम लग रहा है दोनों को एक दूसरे को मीट करने के लिए। भले वो 18x है 12y है, तो ये 18 इंटू एक्स है, यहाँ पे कुछ ये x ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें ये नंबर होना चाहिए। मतलब आपका 18x इज इक्वल्स टू 12y है। अब इक्वल मत कीजिएगा, मैं आपको जस्ट समझा रही हूँ। यहाँ पे जो भी मल्टीपल ऑफ नंबर्स है, ये सेम मल्टीपल ऑफ नंबर्स यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है ना, तो वही मैं क्या यहाँ पे बोल रही हूँ कि यहाँ जो भी नंबर्स आएंगे वो आपके 12 मल्टीपल्स तो होने ही चाहिए और 18 मल्टीपल्स भी होने चाहिए। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करने हैं, मतलब यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे ऐसे नंबर्स निकालने हैं जिसमें 18 का मल्टीपल हो और 12 का भी मल्टीपल हो। ठीक है, मतलब कॉमन नंबर, मतलब 18 एंड 12 इन दोनों में आपका कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ऐसे नंबर्स निकालिए जिसमें 18 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 12 भी मल्टीपल में होना चाहिए। तो 18 और 12 अलग अलग नहीं, एक ही नंबर्स में होना चाहिए ना। तो बेसिकली 18 और 12 दोनों ही कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, कॉमन मल्टीपल नंबर्स में आना चाहिए। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब जब ये लोग स्टार्ट किया यहाँ से चलना, तो ये चलने के बाद कितने टाइम के बाद ये लोग फिर से एक साथ मिलेंगे इसी पॉइंट पर। मतलब यहाँ पे कम से कम टाइम पूछ रहा है आपका, मिनिमम कितने टाइम के बाद ये लोग एक फिर अगेन मतलब वही आपको कितने कम से कम टाइम के बाद ये लोग फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, तो आपको लीस्ट टाइम निकालना है। तो लीस्ट, तो यहाँ पे लीस्ट जोड़ दीजिए, तो आपका ये क्या हो रहा है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब आपको क्या निकालना है, LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आ रहा है? मैंने बेसिकली आपको निकालना यहाँ पे क्या है, LCM ऑफ 18 एंड 12 मिनट्स। यही है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है ही 1 मिनट का। अगर मैं आप स्टार्टिंग में बोल देती कि आप LCM निकाल दीजिए तो आप तुरंत बना लेंगे, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट भी समझना है ना कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब निकाल लीजिए LCM ऑफ 18 और 12। कितना टाइम लगेगा, निकालिए। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप लोग निकालिए, निकाल के चेक कीजिए कितना मिनट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो लीजिए चेक कर लीजिए। 2 से स्टार्ट कीजिए, तो 2 9 18, देन 3 3 3 9 एंड 3 1। वैसे ही यहाँ पे 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1। तो आपका 18 का फैक्टर कितना आया, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और 12 का फैक्टर क्या आया, 2 स्क्वायर इंटू 3। तो आपका LCM क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर ये है, तो 2 का स्क्वायर। इस कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 का स्क्वायर। तो आपका क्या होगा, 4 इंटू 9 मतलब 36 मिनट्स। मतलब 36 मिनट्स के बाद ये लोग फिर क्या होंगे, मिलेंगे इसी पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। क्लियर है? तो एक बार फिर से इस वीडियो को अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो फिर से एक बार इस वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए, तो मैं आपका डाउट्स को क्लियर करूँगी। ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर देती हूँ। ये एक्सरसाइज आपका 1.2 था, तो ये तो हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज होगा 1.4, क्योंकि आपका टर्म 1 में 1.1 और 1.3 नहीं है। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप अपना सिलेबस देख कर ही, सिलेबस का मतलब आपका टर्म 1 का सिलेबस एक बार देख लीजिए, आपका क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, सॉरी क्या क्या सिलेबस है, सब्जेक्ट्स में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स है, उस हिसाब से आप लोग टर्म 1 का प्रिपरेशन कीजिए। क्योंकि आपके नवंबर और दिसंबर में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं ना टर्म 1 के। तो आपके कितने मंथ्स बचे हैं, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हैं। तो 3 महीने में आपको ये टर्म 1 के सिलेबस कवर करने हैं। और टर्म 1 में टोटल 8 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो 8 चैप्टर से तो ध्यान से करिए, टॉपिक वाइज करके करिए, हो जाएगा। ठीक है, और मैं तो यहाँ से कोशिश करूँगी ही कि आपके 3 मंथ्स के अंदर आपका टर्म 1 का सिलेबस कवर करवा सकूँ।
ठीक है, मैं पूरा ट्राई करूँगी सिलेबस का कंप्लीट करने का। तो आप भी अपना स्पीड में रहिए, आप अपना करते रहिए। कुछ भी डाउट होगा तो मेरे वीडियो में आके आप जो भी चैप्टर्स मैं करवा रही हूँ उसको आप वहाँ से डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट्स है किसी भी चैप्टर से, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 या जो भी एक्सरसाइज यहाँ पे करा रही हूँ इसी से रिलेटेड डाउट्स पूछें। आप किसी भी चैप्टर का कोई भी रैंडम डाउट्स उठा के मुझे पूछिए, कमेंट्स करके पूछिए, तो मैं उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो सिर्फ डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं बना दूँगी। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर देती हूँ अब।